हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। अगर हमसे कहा जाए कि संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो मैं इसी चैप्टर का नाम लूँगा, मौलिक अधिकार। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों को हक और अधिकार देने के लिए ही बनता है। उसी प्रकार भारत का संविधान भी भारत के लोगों को अधिकार देने के लिए ही बना। तो ठीक है, समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कल कोई वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत बड़ा था तो इसका कंटेंट तैयार करने में टीम को ज़्यादा समय लग गया, इसलिए थोड़ा समय लग गया। और आज वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो आप लोग झेल लीजिएगा, लेकिन हाँ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मौलिक अधिकार। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों के पीडीएफ की भी व्यवस्था कर दी है, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें? भाग 3 में। हमने पढ़ा था ना भाग 3। ठीक है, इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार बने कैसे? नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। ये हम आपको पहले हिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा चैनल पे। इसमें क्या होता है, मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की बात की जाती है। ठीक है, किस भारतीय संविधान में अधिकार भी होंगे, उन्हें मूल अधिकार कहा जाएगा। अगर मूल अधिकारों की बात करें तो भारतीय जो संविधान है वो प्रस्तावना में जो 3 न्याय लिखे हुए हैं, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हम पढ़ा चुके हैं आपको ये चीज। उनकी उनको सुनिश्चित करता है, उनकी एक तरह से उनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कौन? मूल अधिकार। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर ये 6 चीजें आप समझ गए, इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर ये 6 चीजें आप लोग समझ गए तो आपको मौलिक अधिकार में कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी देश की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, तो सबसे जरूरी चीज क्या होता है वहां के नागरिकों के लिए? बराबरी। बराबरी क्यों? अगर बराबरी रहेगी तो स्वतंत्रता रहेगी, तो शोषण नहीं होगा। ठीक है, धर्म और संस्कृति बढ़ेगी और संवैधानिक अधिकार बढ़ेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, बराबरी से ज़्यादा जरूरी तो स्वतंत्रता है, लेकिन नहीं, हमारे लिए सबसे जरूरी समानता है, बराबरी है। क्यों? अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर हम भारतीय कॉन्टिनेंट की बात करें, भारत की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, ठीक है, देखिए, अंग्रेजों ने आकर भारत पर कब्जा कर लिया, हम लोग सब लोग जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज जो हैं, जो ब्रिटिश लोग थे, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, हमारे लोग आपस में बटे हुए थे, हमारे लोगों में आपस में समानता नहीं थी। यहाँ पर लोग जातियों में बटे हुए थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और विभिन्न जातियों में बटे हुए थे। और हम लोग क्या थे? ब्रिटिश जो आर्मी थी या ब्रिटिश लोग थे, उनसे शिक्षा में या उनसे हथियार में, इन चीज़ों में काफ़ी पीछे थे। जिस समय हम तलवारें इस्तेमाल करते थे, वो बंदूक इस्तेमाल किया करते थे। वहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे थी, तो हम उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे, हम उनके समान नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने धन के दम पे, अपने बंदूकों के दम पर, अपनी ताकत के दम पर पूरे भारत को हथिया लिया, क्योंकि हमारे पास समानता नहीं थी, हमारे लोग आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। ठीक है, तो किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या हो गई? समानता हो गई। अगर हमारे देश में समानता रहती उस समय, तो हम लोग क्या होते? स्वतंत्र रहते। अगर समानता होगी, अगर दो लोग आपस में बराबर हैं, तो ना ये इसको परेशान करेगा ना ये इसको परेशान करेगा, दोनों लोग आपस में स्वतंत्र रहेंगे। तुम अपना जियो, मैं अपना लाइफ जीता हूँ, तो क्या होगी? स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ठीक है, अनुच्छेद को अभी हम देखेंगे, पहले आप ऐसे समझ लीजिए। फिर अगर स्वतंत्रता है, दो लोग स्वतंत्र हैं, ये अपनी लाइफ जी रहा है, ये अपनी लाइफ जी रहा है, ठीक है, तो ना ये इसका शोषण करेगा ना ये इसका शोषण करेगा। ठीक है, तो शोषण का अधिकार हो गया। जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक होते तो अंग्रेज हम पर कभी भी राज नहीं कर पाते, हम स्वतंत्र रहते। ठीक है, और हम स्वतंत्र रहते तो ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग हमारा शोषण भी नहीं कर पाते, और हमारा शोषण नहीं कर पाते तो हमसे जो धार्मिक या अदर टैक्सेस लिए जाते थे वो भी नहीं लिया जाता, तो हमारे धर्म की भी स्वतंत्रता होती और संस्कृति और शिक्षा की भी स्वतंत्रता होती। ठीक है, और हम अपने अधिकारों का उपयोग कर पाते, ठीक है, उपचार कर पाते।
तो समझ में आ गया। तो अगर हम भारत देश के, आप मौलिक अधिकारों को कैसे याद रखेंगे, भारत देश के बारे में सोचेंगे। अगर हमारे आपस में भेदभाव नहीं रहता तो आज हम लोग स्वतंत्र रहते, तो ब्रिटिश लोग हमारे हमारे ऊपर शोषण नहीं करते, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा विकसित होती और हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या होगी, समानता। जहाँ समानता रहेगी वहाँ स्वतंत्रता रहेगी, जहाँ स्वतंत्रता रहेगी वहाँ किसी के ऊपर कोई शोषण नहीं करेगा, और जहाँ कोई शोषण नहीं करेगा वहाँ लोग अपने अपने धर्म और अपनी अपनी संस्कृति की उपासना करेंगे, और क्या होगा, संवैधानिक उपचार मिलेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है, समानता होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए पॉलिटी में हर चीज़ का कोई लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें लॉजिकल हैं। ठीक है, ये सब आपको अच्छी किताबों में ही समझने को पढ़ने को मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए समानता का अधिकार तो आपको याद करना पड़ेगा। समानता का अधिकार जैसे ही मौलिक अधिकार स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, मौलिक अधिकार स्टार्ट ही, मूल अधिकार स्टार्ट ही है 12 से 35 तक। तो 12 के बाद आपको 14 से 18 तक क्या मिल जाएगा, समानता का अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद देखिए समानता जहाँ रहेगी वहाँ स्वतंत्रता रहेगी, तो स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। स्वतंत्रता के अधिकार को कैसे याद रखेंगे, देखिए हम लास्ट वाले को, सबके लास्ट वाले को हम पॉइंट करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले को पॉइंट करेंगे। ठीक है, उसके पहले वाले को आप लोग याद रख लीजिएगा। स्वतंत्रता कैसे, देखिए यहाँ पे 22 है ना, ये भी दो, ये भी दो। ठीक है, तो दोनों लोग स्वतंत्र है। मैंने अभी बताया यहाँ पर दो दो करके बताया था ना, तो ये भी स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र। तो इसके नीचे जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, शोषण की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी का 24 घंटे शोषण करेंगे, चौबीसों घंटे शोषण करेंगे तो परेशान हो जाएगा ना। तो 24 घंटे शोषण क्या कर रहा है, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरा 24 घंटे शोषण कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति ये बात कहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 28, धर्म की बात देखते हैं। समानता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, शोषण हो गया, धर्म हो गया। ठीक है, तो धर्म में क्या है, हम अगर धर्म की बात करें, अगर धार्मिकता की बात करें हम, तो हमारे 28 राज्य हैं। 2800 राज्यों में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं। ठीक है, 2800 राज्य में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता हो गई। फिर देखिए संस्कृति और शिक्षा की बात करते हैं। देखिए जिस समय हम लोग स्कूल जाया करते थे तो हम लोग कहा करते थे, यार पूरे महीने में 30 दिन स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, शिक्षा के लिए 30 दिन, महीने भर स्कूल जाना पड़ता है। 30 दिन का महीना होता है, महीने भर स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, शिक्षा कहाँ से संबंधित है, शिक्षा और संस्कृति आर्टिकल 30 से संबंधित है। लास्ट वाला देखिए, फिर फर्स्ट वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब संवैधानिक उपचार, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था आपको, बाबा अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा। आर्टिकल 32 मैंने बताया था जब मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा था। ठीक है, प्रस्तावना को भी भारत की आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना या उद्देशिका को। लेकिन बाबा अम्बेडकर के संदर्भ में मैंने बताया था कि संविधान के आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा था। ठीक है, मैंने बताया था उस समय, आप लोगों को याद होगा जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। तो समझ में आ गया। तो ये देखिए, इसको अब ऐसे याद, पहले समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण, फिर धर्म, फिर संस्कृति और शिक्षा, फिर संवैधानिक उपचार। सबका लास्ट वाला याद कर लिया। अब देखिए, तो आपने पहले समानता देख लिया 14 से लेकर 18 तक, फिर स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 24। ठीक है, धर्म देख लिया 25 से 28, उसके बाद संस्कृति देख लिया 29 से 30, फिर संवैधानिक उपचार 32। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो। ठीक है, तो समानता हमने पढ़ा सबसे पहले, 14 से लेकर 18 तक है ना। समानता रहेगी तो स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी तो शोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा तो धर्म और संस्कृति विकसित होगी और संवैधानिक उपचार मिलेंगे। तो ठीक है, समानता सबसे पहले है तो समानता को पढ़ते हैं। अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन टिक कर देंगे। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, ठीक है, अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 से हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो मौलिक अधिकार मिले हैं भारतीय संविधान में, जो मौलिक अधिकार मिले हैं, इसमें हमको संघीय संसद या विधानसभा, क्या संघीय संसद अगर चाहे और विधानसभा चाहे तो हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकती है। तो उन पर आसानी से खत्म ना हो पाए, इसलिए क्या किया गया है कि भारतीय संविधान ने क्या कहा है कि इतना आसानी से संसद या विधानसभा हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती है, इसलिए उसके ऊपर प्राथमिकता और सर्वोच्चता दी है। भारतीय संविधान जो है संसद और राज्य विधानसभा जो है उसके ऊपर है, प्राथमिकता है, सर्वोच्चता है। किस चीज़ में, मौलिक अधिकार के मामले में आसानी से मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारी क्लास स्टार्ट होती है। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता है। ठीक है, जो हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को विधि यानी कानून के समक्ष समानता है। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। पहले ही क्या आप बोल रहे हैं, पहला ही कानून, क्योंकि संविधान मतलब कानून, तो पहला आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है 14, कानून के समक्ष समानता से। ठीक है,
उसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? देखिए बीच में आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी, ठीक है, आर्टिकल 15 मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, जिसमें यही टॉपिक उठाया गया था कि जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, ठीक है। आयुष्मान खुराना की मूवी से आप याद रखेंगे आर्टिकल 15, एक बार आप उसका ट्रेलर देख लीजिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आर्टिकल 15 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 16 की बात करते हैं, अवसर की समानता। इसमें क्या होता है, सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, एक जैसा अवसर प्रदान होना चाहिए, ये क्या है, आर्टिकल 16 में है। अगर देखिए हम संविधान में आरक्षण की बात करें, जो एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, वो 16(4) से आरक्षण मिलता है, ठीक है। 16 के भाग 4 जो है मुख्यतः रोल निभाता है तो 15 और 16 दोनों का रोल, ठीक है, दोनों के ही तहत आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे और 15 16 दोनों ना हो, मतलब दोनों ऑप्शन में हो, तो आप 16 ही टिक करिएगा। 16 का 4 जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संविधान में आरक्षण के लिए, याद रखिएगा 16 का 4, ठीक है। 15 और 16 दोनों ऑप्शन में हो, ठीक है, तो 16 टिक करिएगा, ठीक है। 16 ऑप्शन में ना हो तो 15 टिक करिएगा, ठीक है। और सबसे जरूरी क्या है, 16 का 4, ठीक है, 16 का 4 याद रखिएगा। 16 का 4 जो है संविधान में 16 का 4 है, ठीक है। उस यानी कि डी, 16 का डी जिसको कह सकते हैं, ठीक है, 16D, उससे हम लोगों को क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है एस सी एस टी और ओबीसी को, ठीक है, जो भारत के लोग हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है, ठीक है। 17 से क्या पता चल रहा है, खतरा, 17 खतरा, तो किस चीज़ का खतरा, छुआछूत का खतरा, ठीक है। तो छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें, उपाधियों का अंत किया गया है। आप किसी को कोई प्रकार की उपाधि नहीं दे सकते हैं, केवल इसमें आर्मी को छूट दी गई है, ठीक है। आर्मी को छूट दी गई है कि वो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस तरह के चक्र दे सकते हैं, नहीं तो आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। आप जब 3 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आपको ये खुद ही याद हो जाएगा। सबसे पहले कानून की बात की गई है, क्योंकि संविधान तो कानून ही है। उसके बाद आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की मूवी, जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 से हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने पढ़ा, आरक्षण मिलता है, तो अवसर की समानता हो गई। आर्टिकल 17 यानी खतरा, छुआछूत का खतरा। 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिए फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर समानता रहेगी तो देश स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। अगर हमारे देश में स्वतंत्र समानता रही होती तो हमारा देश आज स्वतंत्र रहा होता, ब्रिटिश कभी भी हमको गुलाम ना बना पाते। तो देखिए स्वतंत्रता की जहाँ बात स्टार्ट होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का जो क है, ठीक है, या आर्टिकल 19 का जो क है, उसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, और प्रेस की आज़ादी। प्रेस मतलब न्यूज़पेपर जो है, ठीक है, समाचार पत्र। तो हम लोग जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी अगर कोई मोदी के खिलाफ बोल रहा है, मोदी जी के खिलाफ, या किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहा है, तो लोग कहते हैं कि मत बोलिए, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि क्यों नहीं बोले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संविधान ने हमको बोलने की आज़ादी दी है, हम बोलेंगे, ठीक है। तो आप मतलब जो है बोल सकते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौच नहीं कर सकते हैं, मतलब आप लॉजिकली अपनी बात रख सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी किसमें, आर्टिकल 19 के क में। और प्रेस की आज़ादी है, ठीक है, स्वतंत्र ने जो है समाचार पत्र स्वतंत्र है, किससे, आर्टिकल 19 क से, ठीक है। तो इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है आर्टिकल 19 में, जिसमें शांतिपूर्वक धरना देना, ठीक है, अपनी कोई यूनियन बनाना, देश में कहीं भी घूमना, देश में कहीं भी व्यापार करना, ठीक है। इस तरह की जो है 6 चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट कम थी इसलिए मैंने आपको पूरा डिस्कस नहीं किया। अब देखिए आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है, ठीक है, आर्टिकल 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये दोनों अपराधियों से संबंधित है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में पहले क्या, गिरफ्तारी की बात बाद में की गई है, पहले दोष सिद्धि की बात कर ली है, पहले पकड़ लेने के बाद की बात की है। तो अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 में है। 22 में जाएंगे तो गिरफ्तारी की बात होगी, होता क्या है, पहले गिरफ्तारी होती है, फिर आप जेल में जाएंगे और दोष सिद्धि की बात आएगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, पहले दोष सिद्धि की बात कर दी है 20 में, उसके बाद 22 में गिरफ्तारी की बात की है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संबंधित है, और आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आर्टिकल 21 देखें हम,
तो आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। हम जो जीवित हैं, हमको जिंदा रहने का अधिकार किससे मिला है? आर्टिकल 21 से। जीवन का अधिकार किससे है? आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 में ही हमको क्या मिला हुआ? निजता का अधिकार, हमारा खुद का पर्सनैलिटी का अधिकार मिला हुआ। ठीक है, हमारी पर्सनल भी इंडिविजुअलिटी है, हमारी पर्सनल लाइफ है, उसका अधिकार हमको मिला हुआ है। ठीक है, हम लोग जो किसी से कुछ भी हमारा मन करे हम कर सकते हैं, किसी से शादी विवाह कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी चीज़ की उपासना कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 21 से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप लोग 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आर्टिकल 21 क की बात करते हैं। ठीक है, अगर आर्टिकल 21 क की बात करें तो ये इसमें शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, जो इसमें 6 साल से 14 साल तक बच्चे होते हैं उनको जो है शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। पहले ये आर्टिकल नहीं था, सिवा संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ उसके बाद इसको जोड़ा गया। ठीक है, और ये 2010 में प्रभावी हुआ। इसमें क्या किया गया है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है कि भाई इनको पढ़ाना जरूरी है, ये इनका अधिकार है, क्योंकि उनको तो बुद्धि है नहीं उन बच्चों को। तो उन बच्चों को अगर मान लीजिए कोई बच्चा 14 साल के बाद 15, 16, 18 का हुआ तब उसको समझ में आया कि उसके माँ बाप ने बचपन में उससे मजदूरी करवाई या बचपन में उसको नहीं पढ़ाया लिखाया पैसे के अभाव में या किसी भी चीज़ के अभाव में, तो अब वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसका बेस कमज़ोर है, तो उसकी उसमें क्या गलती है? तो इसलिए अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा जरूर दी जाएगी, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 क में। आर्टिकल 22 हम लोग पढ़ ही चुके हैं, गिरफ्तारी के बारे में। पहले गिरफ्तारी बता दी, बाद में 20 में दोष सिद्धि बताया है। ठीक है, पहले दोष सिद्धि फिर बाद में गिरफ्तारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आई। जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालता हूँ ना, आप लोगों से ज़्यादा परेशान मैं होता हूँ आप लोगों के बारे में सोच के। आप लोग मेरे भाई बहन जैसे हैं, मैं पूरी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करूँ, टॉपिक बड़ा है और मेरे पास उतना समय नहीं होता। टीम लगी रहती है, लेकिन सब लोग अब कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सेलेक्टेड हैं अपनी जॉब के बाद टाइम निकाल के कैसे कैसे करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। ठीक है, बाकी पीडीएफ के बारे में बताता हूँ अभी मैं, ये वाला बस हो जाए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, तीसरा क्या था? अगर समानता रहेगी तो स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता रहेगी तो कोई शोषण नहीं कर सकता है। तो शोषण का अधिकार क्या, हमने क्या पढ़ा था? 24 घंटे शोषण। ठीक है, तो 24 घंटे शोषण, तो 23 और 24 किसके विरुद्ध है? शोषण के विरुद्ध। 23 में क्या है? मानव व्यापार। ठीक है, आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी को कहीं खरीद दिया बेच दिया, ये काम नहीं हो सकता है, आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है। ठीक है, और बालाश्रम के बारे में, ठीक है, बच्चों छोटे बच्चों के श्रम के बारे में प्रतिषेध किया गया है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 24, 24 घंटे शोषण। तो देखिए 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या आदि जगहों पर काम करने या बाल बच्चों के शोषण से रोका गया। मैंने कहा ना 24 घंटे शोषण, 24 घंटे शोषण किसका? बच्चों का शोषण। कौन बच्चे? जो 14 साल से कम के हो। मैंने अभी बताया 14 साल से कम बच्चों को आप कारखानों में या अलग जगह पे काम करवा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, तो उनके लिए अधिकार बनाया गया किसमें? आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 21 में पढ़ने का अधिकार दे दिया। और आर्टिकल 24 में 24 घंटे काम करवा रहे हैं, 24 घंटे शोषण कर रहे हैं, तो वो भी रोक दिया। बच्चों का शोषण और कारखानों में काम बंद हो गया। और मानव दुरुपयोग व्यापार, मतलब कि मानव को अगर बेचना हो या मानव का दुर्व्यापार कर रहे हैं, वो आर्टिकल 23 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा धर्म की स्वतंत्रता उपासना। देखिए 28 राज्य में हर धर्म के व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता किसमें होगी? 28, और उसके नीचे वालों में तो 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, अनुच्छेद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है? पहले क्या होगा? किसी भी धर्म का प्रचार किया जाएगा, तो कोई भी धर्म का व्यक्ति अपना प्रचार कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 में है। ठीक है, शुरू होते ही पहले प्रचार करो। ठीक है, जैसे कि अगर सिखों की बात करें, कृपाण रखते हैं, तलवार या फिर मतलब सर पर पगड़ी बांध कर चलते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? अपने धर्म का एक तरह से प्रचार कर रहे हैं। बता दिया उन्होंने कि हम सिख हैं, तलवार लेकर चल रहे हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता संविधान देती है आर्टिकल 25 में। ठीक है, आर्टिकल 26 की बात करें तो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, मान लीजिए सिख हैं, गुरुद्वारे में लंगर चलाते हैं, स्वतंत्र हैं, वो चलाएं, एक भी रुपए नहीं लेते हैं। तो बहुत सारे हिंदू व्यक्ति भी जाकर उसमें खाना खाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो धार्मिक प्रबंधन के लिए स्वतंत्र हैं, करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक तरह से इससे क्या हो रहा है? सिख धर्म प्रमोट हो रहा है ना, कि सिख धर्म के लोग जो हैं फ्री में लंगर चला रहे हैं, बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं, अपने धर्म का एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, तो स्वतंत्र हैं आप कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं। धर्म का प्रचार 25 और 26 में अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो लोग बोल रहे हैं, पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, आप लोग यूपी एग्ज़ाम वाले पे जाएंगे। ठीक है, आप लोग यूपी एग्ज़ाम वाले एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे आपको पॉलिटी का
कोर्स बोल के दिया हुआ है कोर्स, वो आप लोग ले लीजिए। उसमें पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है, सारे पीडीएफ दिए हुए हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने, उसमें एनसीईआरटी के भी पीडीएफ दिए हुए हैं, ठीक है। 2 पीडीएफ हैं, एक एनसीईआरटी के हैं और एक ये वाले हैं। आपको केवल उसमें जो वीडियो नोट्स होंगे करके, ठीक है, वीडियो नोट्स करके जो होंगे वो वाले आपको ले लेने हैं, ठीक है। वो आप लोग ले लीजिएगा और आपको पीडीएफ वहीं से सारे मिलते रहेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आते रहेंगे आपके एग्जाम, पुलिस और आरओ एग्जाम के पहले सारे उसमें पढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे सारे लेक्चर के पीडीएफ उसमें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसकी चिंता मत करिए, मैंने पीडीएफ की व्यवस्था कर दी है। अब पीडीएफ आप लोग कहेंगे कि सर ऐसे क्यों नहीं प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, मैं अगर आपको ऐसे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, सारे पीडीएफ जो हैं इधर उधर मतलब इधर उधर फैल जाएंगे, सारे ग्रुप वाले इस्तेमाल करने लगेंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग पीडीएफ ताकि सिक्योर रहे, क्योंकि बहुत मेहनत से तैयार होती है, तो इसलिए हमने इसको एप्लीकेशन पे डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिसको पीडीएफ चाहिए होगा। बाकी वीडियोज़ हैं ही फ्री में, आप लोग उसको देखते रहिए। और बाकी पीडीएफ बहुत कम, मेरे तरफ से तो मैं तो 1 भी रुपया नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ जो है टोटल पीडीएफ और वहाँ पे वीडियोस भी अवेलेबल है, 99 रुपीज़ में ऑनली मिल रही हैं। इस 99 में 18% जीएसटी लग जाएगी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर का खर्चा और एप्लीकेशन का खर्चा, तो कुछ भी इसमें वो नहीं होना है, बचना नहीं है। हम लोगों ने केवल इतना प्राइस रखा है कि आपको पीडीएफ मिल सके, 99 रुपये में आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। इसमें 1 भी रुपये हमारा खुद का नहीं बचेगा, ठीक है। हम लोग केवल इसलिए एप्लीकेशन में हम फ्री में ही दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा फालतू में ही खर्चा हो रहा है। हम लोग फ्री में इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बट जाएगा। और एप्लीकेशन पे क्या होता है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ना आप पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं, केवल आप पीडीएफ को बाई करके खुद पढ़ सकते हैं, आप कहीं शेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको एप्लीकेशन पे देना पड़ रहा है। फालतू के पैसे लग रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी मजबूरी है। तो जिसको भी ज़रूरत होगा वो यूपी एग्ज़ाम वाले पे जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप सीधे वहीं पहुँच जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी यूपी एग्ज़ाम वाले ने डिसाइड किया है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मेरे तरफ से। बाकी आप लोगों को सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मेरी सर्विसेज मिलती रहेंगी, मेरी सेवाएं, क्योंकि मैं आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं, ठीक है। वीडियोज़ हमेशा फ्री हैं ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ जो लोग कर रहे थे जाके ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सब पढ़ लिया ना। हम लोगों ने समानता पढ़ ली, स्वतंत्रता पढ़ ली, स्वतंत्रता रहेगा तो शोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा तो धर्म विकसित होगा, और संस्कृति विकसित होगी। तो संस्कृति और शिक्षा पे आ गए। शिक्षा में हमने पढ़ा था 30 दिन स्कूल जाना पड़ता है, संस्कृति और शिक्षा तो 29-30 में ये है। तो इसमें क्या, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा और संस्कृति की व्यवस्था की गई है। तो 29 और 30 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। अगर अल्पसंख्यक वर्गों की बात की जाए तो भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक माना जाता है। तो आर्टिकल 29 में क्या है, हितों का संरक्षण है। किसके हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है। और आर्टिकल 30 में क्या है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो अपनी शिक्षा के लिए किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है। मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग वो चाहता है अपने समाज के लोगों को या अपने लोगों को शिक्षित करना है, तो किसी भी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 30 में है। देखिए आर्टिकल 31 की बात करें अगर, पहले आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, इसमें क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से निकालकर 300 क में रख दिया गया है। और आर्टिकल जो 31 है, यहाँ से निकलने के बाद जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये कानूनी अधिकार बन गया अब संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार बन गया है। कैसे हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। फिर देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, बाबा बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में क्या, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसमें क्या होता है, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों का हनन कर रही है कोई भी गवर्नमेंट, जैसे सपोज करिए आपको कानून के समक्ष समानता है और भेदभाव कर रही है सरकार, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कैसे जाएंगे, मूल अधिकारों के हनन पर न्यायिक संरक्षण का जो सर्वोच्च संस्था है वो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। तो सर्वोच्च कौन है, उच्चतम न्यायालय है। यहाँ पर आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट जाना, आर्टिकल 32 के तहत चले जाइए, ठीक है, जिसको बाबा अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। उच्च न्यायालय में आपको जाना है अपने फंडामेंटल राइटों के कोई उल्लंघन कर रहा है उसके लिए, तो 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में चले जाइए, ठीक है, ठीक है। तो इसको बाबा अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उनकी रक्षा कौन करेगा, उनका संरक्षण कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन लेगी, तो क्या एक्शन लेगी, ठीक है।
देखिए, उच्चतम न्यायालय की बात करें या उच्च न्यायालय की बात करें तो 5 प्रकार के आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जारी कर सकते हैं। इनको रिट कहा जाता है, ठीक है? कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन-कौन सी? बंदी प्रतिरक्षण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार परीक्षा होता है, ठीक है? आपको मैं हल्के से छोटे-छोटे में बता दे रहा हूँ। बंदी प्रतिरक्षण मतलब किसी व्यक्ति को सरकार ने बंदी बना लिया है, ठीक है? और उसको बंदी बनाकर कहीं रख दिया है। अब उनके घर वाले जो है कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कि हमारे इस व्यक्ति को गवर्नमेंट ने बंदी बनाकर रख दिया, पता नहीं वो हमारा व्यक्ति कहाँ है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक आदेश, जो ये सुप्रीम कोर्ट है, क्या करेगी? एक आदेश पास करेगी गवर्नमेंट के लिए रीट के तहत, ठीक है? बंदी प्रतिरक्षण की बंदी जो है, जो बंदी बनाए हैं जिसको, उसको प्रत्यक्षीकरण करें, ठीक है? प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? सामने लाना। तो इस व्यक्ति को फिर जो सरकार है वो जेल से निकाल के, या जहाँ भी उसको बंदी बनाकर रखा है, कोर्ट में उपस्थित करवाएगी, ठीक है? तो बंदी प्रतिरक्षण हो गया, बंदी को प्रतिरक्षण करिए, जो भी बंदी बनाया आपने जिसको, उसको प्रतिरक्षण, उसको प्रत्यक्ष परमा मतलब हमारे सामने लेकर आइए। परमादेश, परम आदेश मतलब क्या होता है? परम माने मानना, ये परम पिता जैसे होते हैं, और आदेश माने आदेश। तो परमादेश माने क्या होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय कोई आदेश दे, बोले इसको मानना ही है नीचे के अधिकारियों को, तो हम आदेश देते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम आदेश दे रहे हैं, परम आदेश है, ये काम आप करिए, ठीक है? प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध से आपको यहाँ निषेध जैसा समझ में आ रहा है। प्रतिषेध से होता है निषेध, ये अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या फिर जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट है, उसने दे दिया प्रतिषेध की ये काम जो है आप जो कर रहे हैं, ये निषेध काम है, ठीक है? इसको मत करिए, काम करने के लिए मना कर दिया, ठीक है? प्रतिषेध काम पर रोक लगा दी, छोटे न्यायालयों को दे दिया, अधीनस्थ न्यायालयों को। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण माने उत माने ऊपर होता है, प्रेषण माने होता है प्रेषित करना, ठीक है? तो पूर्णतः सूचना सूचित कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर आपको किसी को भी आदेश देगा कि इसके बारे में क्या चल रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो इसको हमको सूचित करिए, बताइए। उत माने ऊपर और प्रेषण माने प्रेषित करिए, ऊपर प्रेषित करिए, ऊपर भेजिए सूचना, तो क्या कर रहे हैं आप? उत्प्रेषण हो गया। अधिकार परीक्षा मतलब क्या होता है? अधिकार माने होता है हक अधिकार, परीक्षा माने किससे, ठीक है? मतलब परीक्षा ये आपके अधिकार में नहीं है, तो किस अधिकार से? अगर मान लीजिए कोई, मतलब किसी ने किसी को बंदी बना लिया, ठीक है? और उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह सकती है कि किस अधिकार से आप इसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? अधिकार परीक्षा ये आपके अधिकार में नहीं है। किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं? आपका अधिकार ही नहीं है ये, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी 5 प्रकार के होते हैं और यही होते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम देखें, क्या मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो देखिए, जब संविधान बना तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, जो कि 1967 में हुआ, इसमें क्या कहा गया कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है? किसमें कहा गया? गोलकनाथ में। गोलकनाथ में क्या कर दिया? गोलकनाथ से आपको क्या समझ आया? गोला, गोला कर दिया, जीरो की नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जीरो है, ठीक है? जीरो परिवर्तन। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ा होगा, हम लोग पहले भी इसमें इसको पढ़ चुके हैं, केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य केस, ठीक है? किसमें पढ़ चुके हैं? उद्देशिका प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि 1973 में केस होता है, इसके तहत क्या बोल दिया जाता है कि प्रस्तावना जो है, उद्देशिका वो संविधान का भाग है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? संविधान का भाग है, तो जब उद्देशिका संविधान का भाग है तो सारी चीजें संविधान का भाग है। और उद्देशिका और प्रस्तावना में क्या होता है? केशवानंदन भारती केस के बाद जो है, इसमें बोल दिया जाता है कि संशोधन किया जा सकता है, इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन होता है। और 1976 में जो है इंदिरा गांधी जो है प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़ देती हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इतना हम वहाँ पे पढ़ चुके थे। तो अब देख लीजिए, जब केशवानंदन भारती केस में ये बोल दिया गया कि उद्देशिका प्रस्तावना तक संविधान का भाग है, उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, तो मूल अधिकार तो संविधान के अंदर लिखे हुए हैं, उनको तो किया ही जा सकता है। तो केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ? बोल दिया गया कि भाई कोई भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वो भी तो संविधान का पार्ट है, तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे या मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए, जैसे हमने वहाँ पर पढ़े थे कि 2 केस हुए थे, बमबारी में बोला गया था अलग चीज़, ठीक है? उसके बाद केशवानंद भारती में अलग चीज़ बोली गई। उसी प्रकार यहाँ क्या हुआ? गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य केस हुआ, इसमें मना कर दिया गया। फिर केशवानंदन भारती में बोल दिया गया कि परिवर्तन करिए। फिर एक फाइनल केस हुआ, कब हुआ? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ठीक है? ये कब हुआ? 1980 में हुआ, ठीक है? इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि
अब ये बताइए कि एक में तो आप गोलकनाथ में कहते हैं गोल जीरो नहीं परिवर्तन होगा, फिर केशवानंदन में कहते हैं कि संविधान का भाग है मूल अधिकार भी परिवर्तन होगा, तो क्या हम लोग माने? तो फिर इसमें जो है फाइनली ये कहा गया कि परिवर्तन होगा। ठीक है, मिनरवा मिल्स में कहा गया कि परिवर्तन होगा, लेकिन मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं अच्छे कामों के लिए तो आप उनको हटा लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है, हम लोग कुछ मेन मेन चीज़ों को देख लेते हैं, विविध पर आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संविधान का पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मूल अधिकार। उम्मीद है मैंने आपको अभी तक अच्छा बताया, अच्छा पढ़ाया। इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ रहा होगा चीज़ें, वो याद करना पड़ेगा और अच्छा भी है। ठीक है, लेकिन आप पहली जो 6 चीज़ें मैंने बताई थी, स्वतंत्रता से लेके समानता, स्वतंत्रता और शोषण, धर्म, संस्कृति और संवैधानिक उपचार, ये अगर समझ गए होंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो गई होंगी। अब देखिए विविध चीज़ें देखते हैं। अगर आपातकाल लागू हो जाए तो क्या उस समय हमारे मौलिक अधिकार बने रहेंगे? नहीं, मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। किनको छोड़कर? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 में क्या, दो सिद्धि वाला जो है उसको छोड़कर, और अनुच्छेद 21 में क्या, हमको जीने का अधिकार देकर। ये नहीं कि आपातकाल लगाए सबको मारते जाओ। ठीक है, नहीं, जीवन जीने का अधिकार तब भी रहेगा आपातकाल के समय भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इनको छोड़कर और सारे जो मूल अधिकार होंगे 20 और 21 को छोड़कर वो सारे खत्म हो जाएंगे। राष्ट्रपति के बाद ये शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दे, केवल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा व सभ्य विश्व के साथ एक समझौता है। ये किसने कहा है मौलिक अधिकार के बारे में? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत आरक्षण मिलता है। मेनली किससे मिलता है? 16(4) से। ठीक है, 16 के डी से जो है मेनली रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC को। ठीक है, 15 में भी कुछ चीज़ें, 15 के 4 में भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे 16 मारेंगे आप ऑप्शन आंसर, अगर 16 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 15 ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मेनली क्या है, 16 के 4 से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 39 की बात की जाए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, समान वेतन को प्रमोट करते हैं ने, क्योंकि कानून के समक्ष समानता होगी। तो कानून के समक्ष समानता है तो भाई समान वेतन दीजिए। अवसर की समानता है 16 में, तो समान, तो फिर क्या करेंगे, समान वेतन देंगे। आर्टिकल 39 हम आगे पढ़ेंगे, बस ये समझ लीजिए हमको क्या कहते हैं, समान वेतन देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन, किसी को भी बंधुआ मजदूर आप नहीं बना सकते हैं कि एक बार पैसा दे दिया बंधुआ मजदूर बना लिया कि हमेशा ये मेरे यहाँ मजदूरी करेगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, 1976 में संसद में बंधुआ मजदूरी खत्म की गई। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। विदेशी नागरिक, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में घूमने आ रहा है, ठीक है, तो क्या उसको कुछ हक अधिकार दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे? तो देखिए कौन कौन से अधिकार नहीं दिए जाएंगे और कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 50 कौन कौन से अधिकार नहीं दिए जाएंगे वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए जो अधिकार नहीं दिए जाएंगे वो हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 13। ठीक है, 50 में क्या है, आर्टिकल 15, लिंग भेद जाति के आधार पर, ठीक है, समान मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा जन्म स्थान के आधार पर। अब बताइए आर्टिकल 15 में जब ये लिखा है कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और कोई व्यक्ति अगर अमेरिका का नागरिक है और भारत में आकर हक अधिकार मांगने लगे, ठीक है, कहने लगे कि हमको राशन दीजिए, राशन जो बट रहा है 5 किलो हमको भी दीजिए, तो कैसे हो सकता है? तो नहीं हो पाएगा, तो ये हटा दिया गया। नहीं तो कहेंगे कि भैया हमारा जन्म कहीं भी हुआ, अमेरिका में हुआ, तब भी हमको राशन चाहिए, हमको राशन दीजिए, क्योंकि आपके आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि जन्म के स्थान पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, कहीं भी कोई जन्मा हो। तो इसलिए आर्टिकल 15 को हटा दिया कि ये अधिकार मत दीजिए, नहीं तो राशन मांगने लगेंगे। आर्टिकल 16 भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? आर्टिकल 16 में लिखा हुआ अवसर की समानता। भैया ये अभी बोलने लगेंगे कि आप तो, आपने तो लिखा है कि जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, अवसर की समानता है, हमको भी नौकरी दीजिए चलिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इसलिए हटा लिया गया। आर्टिकल 19, कोई विदेशी नागरिक यहाँ आए और भारत की आस्था पे, भारत के प्रधानमंत्री पे, भारत के मुख्यमंत्री पे या किसी भी विशेष चीज़ पर भारत की टिप्पणी करने लगे, तो हमको अच्छा थोड़ी लगेगा। अगर हम आर्टिकल 19 उसको दे देंगे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की आज़ादी है। तो इसलिए ये भी हटा लिया गया कि भैया आएगा कोई उल्टा सीधा बोलेगा, क्या मतलब है, दूसरे देश का नागरिक। फिर देखिए क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए हक अधिकार है। आर्टिकल 29 में आके पता चल रहा है अपनी संस्था बना रहा है, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार, अपने देश का प्रचार प्रसार कर रहा है कोई संस्था बना के कि अमेरिका अच्छा देश है, ये है वो है। तो इसलिए आर्टिकल 29 और 30 को भी हटा लिया गया, क्योंकि ये किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है,
हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, कि ये क्या देगा, शिक्षा और संस्कृति, किसको, अल्पसंख्यक वर्गों को, किसके आधार पर, धार्मिक और भाषी आधार पर, ठीक है। और कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता, अगर कोई विदेशी नागरिक को कोई भारतीय नागरिक थप्पड़ मार दे, क्योंकि वो तो है अकेला है, भारतीय नागरिक ज़्यादा है, थप्पड़ मार दे या पीट दे, तो आप थाने में अगर जाएंगे या कानून के समक्ष जाएंगे, तो अगर आपको सजा होगी तो बराबर होगी, ठीक है, मतलब आपको सजा मिलेगी। ये नहीं है कि वो विदेशी नागरिक है तो उसका कोई हक अधिकार नहीं है, कहेंगे ठीक है विदेशी है, भारतीय ने थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं है, भारत माता की जय, ऐसा नहीं होगा। कानून के समक्ष समानता है, जितना एक इंडियन व्यक्ति को थप्पड़ मारने पर सजा है, उतना विदेशी व्यक्ति को भी थप्पड़ मारने पर सजा है, तो ठीक है, ये हक अधिकार देंगे। आर्टिकल 20 देंगे, अपना अगर उस पर कोई दोष लग जाए तो दोष सिद्ध कर सके कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, अगर कोई विदेशी नागरिक आया उस पर कोई दोष लग जाए कि आप यहाँ आतंकवादी बन के आए, तो अपनी दोष सिद्धि कर सके, ठीक है। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार है, ऐसा थोड़ी कोई विदेशी नागरिक आया उसको मार दिया, कुछ हुआ ही नहीं, कि विदेशी नागरिक को मारा है कोई बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो आर्टिकल 21 दिया गया कि जीने का अधिकार, ठीक है। 21A दिया गया, 22 दिया गया, गिरफ्तारी नहीं, मतलब गिरफ्तारी में के विरुद्ध संरक्षण है, ठीक है। और 23-24 ये नहीं कि कोई अंग्रेज आया उसके बच्चों से मजदूरी करवाने लग गया, उसको बेच दिया, ठीक है, मानव दुर्व्यापार कर दिया, तो ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया गया है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 19 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, केवल इधर 14 याद रखिए, एक अपवाद बीच में, कि 14 जो है प्राप्त है उन लोगों को, बाकी 20 से लेके सारे जो है इधर के 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 पूरे दिए गए हैं, ठीक है। 14 और उसके बाद 20 के बाद सारे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, मौलिक अधिकार एक वाद्य योग्य अधिकार है, मतलब आप मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जैसे हमेशा कमेंट करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, और जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, यू कांट गेट इट इन एनी बुक, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये कंटेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा ताकि आपको पता चले कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम प्रीवियस ईयर में 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल पीसीएस में, मैंने उनमें से छांट कर 40 क्वेश्चन कम से कम करवाए हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है, तो मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया, पहला ही हमको सही मिल गया, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के ही वजह से मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, ठीक है। मूल अधिकार क्या है, वाद्य योग्य है, हमने अभी पढ़ा, कानून के समक्ष जा सकते हैं आप। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, गलत हो गया। प्रधानमंत्री के निर्देश में प्रधानमंत्री का कोई हाथ, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं। आपातकालीन स्थिति पर निलंबित हो सकते हैं, एकदम सही। आपातकाल में हमने अभी पढ़ा कि संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे, किसको छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस संदर्भ में सर्वोच्च सुनिश्चित करना है, सर्वोच्चता मौलिक अधिकार के संबंध में, मौलिक अधिकार सर्वोच्च है, ये हमें कौन बताता है, आर्टिकल 13 बताता है, ठीक है। किसके ऊपर है, संसद और राज्य विधानसभा के ऊपर है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुदेशकों द्वारा प्रदान किया गया है, किसका, समता का अधिकार, समता मतलब समानता, सबसे पहले समानता रहेगी तो स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी शोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा तो धर्म और संस्कृति की हम अच्छे से उपासना कर सकते हैं, ठीक है। और और फिर संवैधानिक उपचार मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का ये कौन सा है, समानता सबसे पहले है ना, 14 से 18 तक है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता पहला ही कानून के ही बारे में, संविधान तो कानून के बारे में, पहला ही कानून के बारे में है, ठीक है, अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद, संविधान का अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की मूवी है, ठीक है। क्या इसमें बताता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की तो कोई बात ही नहीं है, शोषण की कोई बात ही नहीं है, शोषण बाद में आता है, संस्कृति शैक्षिक बात ही नहीं है, समानता का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 15 14 से लेकर 18 के बीच में आ रहा है ना, तो सबसे पहले समानता का अधिकार है, तो इसमें आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस प्रावधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का खतरा 17, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों को प्रदान करता है। स्वतंत्रता पहले क्या है, समानता रहेगी, 14 से 18 समानता रहेगी तो स्वतंत्र रहेंगे हम लोग, 19 से 22 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है।
समानता रहेगी तो स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी तो क्या होगा, हमारा शोषण नहीं होगा। शोषण में क्या है, 23-24, ठीक है। शोषण नहीं होगा तो धर्म की उपासना हम अच्छे से कर सकते हैं, 25 से 28। धर्म की उपासना अच्छे से कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग, अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं, 29 से 30। तो हमको संवैधानिक उपचार मिलेगा कितना, आर्टिकल 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल 19। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। लोग बोलते हैं ना कम बोला करिए, तो 19 माने कम होता है ना, 19-20, तो कम बोलने की आज़ादी 19 में है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में 19 क में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद पसंद के व्यक्ति, देखिए आप लोगों वाला क्वेश्चन आ गया, आप लोग बड़े को खुश होंगे ये क्वेश्चन को पढ़ के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपके पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता और संरक्षण प्रदान करता है। हम लोग पढ़े थे ना आर्टिकल 21, निजता का अधिकार, कि आप खुद में भी एक पर्सनल आपकी आइडेंटिफिकेशन है, तो आर्टिकल 21, ठीक है। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी करने का आपको हक अधिकार देता है आर्टिकल 21, निजता का अधिकार देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी व्यक्तियों को, सभी बच्चों को, सॉरी, ठीक है, शिक्षा का अधिकार क्या है हमारा, ये नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, मूल अधिकार है, ठीक है। किसमें, आर्टिकल 21 के क में है, 21A में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार देता है, बच्चों का शोषण, आर्टिकल 24, ठीक है। मानव दुर्व्यवहार 23, बच्चों का शोषण और कारखाने में काम करने पर 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को काम करने से 24 मना करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि हमने पढ़ा था ना, पहले दोष सिद्धि की बात आती है फिर गिरफ्तारी, तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति पर मुकदमा कितने दिन तक चलाया जा सकता है, 3 महीने तक चलाया जा सकता है। 3 महीने तक आप बंद रख सकते हैं, उसके बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित, हमने क्या पढ़ा था, 28। हर राज्य में हर धर्म के व्यक्ति मिलते हैं, तो 25 से 28 था ना, तो धर्म की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। सुमेलित नहीं है, एक कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए 23 में मानव दुर्व्यापार पढ़ा था हमने, 24 में 24 घंटे शोषण या कारखाने में काम, ठीक है। 26 में धार्मिक, देखिए 28 से लेकर 25 तक हमने पढ़ा है धार्मिक, धार्मिक पढ़ा है, हर राज्य में हर धर्म के व्यक्ति मिलते हैं, सही है। 29 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, प्रशासन और अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, ये गलत है, क्योंकि 29 में क्या है आपका, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण है। उसके बाद 30 में जो है संस्थान खोल सकते हैं, आर्टिकल 30 में, ठीक है। ये गलत हो गया। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 23 में मानव व्यापार, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यही कहा था मैंने यहाँ पर, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार, सही है। 31 में कुछ था ही नहीं, 31 में संपत्ति का अधिकार था, हटा लिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए संरक्षण देता है, 30। 29 में संरक्षण, 30 में संस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक है, न्यायपालिका पढ़ चुके हैं हम लोग। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। बंदी को प्रत्यक्ष कर हमारे सामने उपलब्ध कराइए आप। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अस्पृश्यता, 17 का खतरा, गिरफ्तारी का निरोध, 23 में थोड़ी है गिरफ्तारी का निरोध, ये तो गिरफ्तारी का निरोध 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 सही है, 28 हर राज्य में मिलता है, 28 से 25 तक धर्म, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 एकदम सही है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस में किया, ठीक है। मूल संरचना की बात की गई है, केशवानंदन भारती, हमने कहा था ना, परिवर्तन संभव है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया, 1978, 24वां संविधान संशोधन। कौन सा मूल अधिकार विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, विधि के समक्ष समानता 14 प्राप्त है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये प्राप्त नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 तो प्राप्ति है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 भी प्राप्त है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और आपकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया। आप लोग चाहें तो जाके यूपी एग्ज़ाम वाला एप्लीकेशन पे ले सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है, कोर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।